अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 लाइट टेस्ट आपने दिया होगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम जरा क्वेश्चंस पे लाइट मारते हैं और चेक करते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। उम्मीद तो है मुझे कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। आजकल आप बड़े स्लो हैं। पहले मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सेंड करते थे और आजकल मुझे लगता है या तो आपकी टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। तो टेस्ट अटेम्प्ट लाजमी किया करें। टेस्ट अटेम्प्ट करके अगर आपके पूरे अच्छे नंबर हैं तो मुझे इतला कर दिया करें, मुझे खुशी होती है। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो बराए मेहरबानी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ये डिस्कशन सुने। क्वेश्चन नंबर 1, डू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू lambda should be greater than equal to this obstacle or this slit। ठीक हो गया। इसके इक्वल भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन यही करेक्ट होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट और साउंड की बात की जा रही है, दोनों का वेव करेक्टर है, ओके हो गया। दोनों डायफ्रैक्शन करेंगी, ये भी डायफ्रैक्शन करती है, ये भी डायफ्रैक्शन करती है। ये ट्रांसवर्स है और ये है लॉन्गिट्यूडनल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लॉन्गिट्यूडनल हो और एक ट्रांसवर्स हो, दोनों क्या करती हैं, डायफ्रैक्शन। लेकिन याद रखिएगा ट्रांसवर्स लाइट जो होती है दिस कैन डू पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन करती है। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है ना, ये पोलराइजेशन नहीं कर सकती। लेकिन डायफ्रैक्शन दोनों करती हैं, इंटरफेरेंस दोनों करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन ये है, डायफ्रैक्शन इज मच हार्डर टू ऑब्जर्व, यानी लाइट में ये ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है डायफ्रैक्शन की एज कंपेयर टू साउंड। तो रीजन क्या है लाइट की, इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होगी उसकी डायफ्रैक्शन उतनी कम होगी। एज वी ऑलरेडी नाउ दैट डायफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जनाब वो जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि यू कैन हेयर योर फ्रेंड टॉकिंग बिहाइंड द वॉल बट यू कैन नॉट सी, रीजन ये थी कि साउंड वेव की वेवलेंथ लार्जर है और जहां से आवाज या वेव आप तक पहुंचती है वो स्लिट इतनी बड़ी होती है कि लाइट वहां से डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती। साउंड इजीली डायफ्रैक्ट कर सकती है, इसलिए साउंड हम तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 4 टाइम द वेवलेंथ, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट जो है दैट इज 4 टाइम द वेवलेंथ। d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक हो गया। हमें गिवन है d इज इक्वल टू 4 लैम्डा, ओके। एंड सेकेंड ऑर्डर का मतलब है n इज इक्वल टू 2 4 लैम्डा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा की कहानी तो खत्म, बाकी रह गया जनाब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हाफ किस एंगल पे आता है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, तो आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, इन वाईडीएसई रेशियो ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर थर्ड ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के लिए m0 और थर्ड ब्राइट के लिए m3। नो राइट द फॉर्मूला फॉर दोज, सर फॉर बोथ। इसके लिए फार्मूला होगा d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इसके लिए फार्मूला होगा d sin थीटा इज इक्वल टू हाफ लैम्डा। पुट करके देख लें, ओके। इन दोनों की रेशो ले लीजिए, ठीक है। पाथ डिफरेंस दोनों का सेम है तो रेशो आएगी 3 लैम्डा रेशो हाफ लैम्डा। लैम्डा तो लैम्डा से लड़ाई करके खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए कट देंगे। आंसर आया जनाब बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। वाईडीएससी में डायफ्रैक्शन भी होती है और इंटरफेरेंस भी होती है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सोर्सेज ऑफ वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट तभी होते हैं जब बोथ हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब। नहीं जनाब, बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, ये मोनोक्रोमेटिक है। बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, ये बात भी ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बेस के ऊपर हम इसको करेक्ट कहेंगे। बोथ प्रोड्यूस वेव हैविंग सेम वेलोसिटी, नहीं जनाब,
सेम वेलोसिटी तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती हैं, बट दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक एंड दे आर नॉट कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इन यंग एक्सपेरिमेंट विथ वन सोर्स एंड टू स्लिट्स, यानी एक सोर्स लिया गया है और स्लिट्स कितनी है? 2। वन ऑफ स्लिट इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अब जरा देखिए, अगर आपने एक को कवर कर दिया, अब स्लिट रहेगी सिंगल, इधर से जो लाइट आएगी वो लाइट इस तरह से यूं जाएगी और इस तरह से जाने के बाद वो स्क्रीन पे तो जाएगी, लेकिन चूंकि है सिंगल तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो सिंगल की इंटरफेरेंस नहीं होती, इसके लिए 2 का होना जरूरी है, यानी 2 वेव्स की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। यार ये तो बात ही सिंपल है, सेकेंडरी वेवलेट है। व्हेन द लाइट फ्रॉम 2 लैंप्स, मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, किसी बच्चे का एतराज ना आ जाए कि सर आप बाकी ऑप्शंस को भी क्लियर करवा दें, ठीक है। वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ, यानी हर पॉइंट सोर्स कहलाता है किसके लिहाज से? सेकेंडरी वेवलेट के लिहाज से। प्राइमरी वेवलेट का कोई ताल्लुक नहीं है। न्यू वेव फ्रंट के लिए वो पॉइंट सोर्स नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये सोर्स, इसके लिए ये वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के लिए ये वेवलेट के लिए सोर्स बना, ये वेवलेट के लिए सोर्स बना। ये पूरे वेव फ्रंट के लिए एक पॉइंट सोर्स नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 9, when the light from 2 left falls on screen no interference pattern can be obtained, why is this? लाइट भी फॉल कर रही है, इंटरफेरेंस भी नहीं हो रही। द लैंप्स आर नॉट पॉइंट सोर्सेज, जरूरी नहीं है कि पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए। द लैंप emit लाइट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, द लाइट फ्रॉम द लैंप्स इज नॉट कोहेरेंट, सो डिटेक्टेबल। डिटेक्टेबल का मतलब है आप उसको पहचान सकेंगे तो आप कोई उसके बारे में कमेंट करेंगे ना। तो कोहेरेंट नहीं होगी तो डिटेक्टेबल नहीं होगी, तो आपको लगेगा इंटरफेरेंस हो ही नहीं रही। द लाइट फ्रॉम द लैंप इज वाइट, नहीं ये भी बात नहीं है। द कलर इन द सोप बबल्स आर ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये यूएचएस पास्ट पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी। वेवलेंथ इंक्रीज करने से ये बढ़ता है, ओके बेटा। देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्लिट्स इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स ये इंक्रीज करने से ये कम होंगे। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्लिट्स डिक्रीज, ये एल की बात कर रहा है। एल के डिक्रीज करने से डेल्टा वाई नहीं बढ़ेगा। द विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। विड्थ ऑफ स्लिट से मुराद ये है, ये वाली विड्थ। क्वेश्चन नंबर 12, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोथ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज एल, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डी, आर हाफ्ड। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी, ये भी हाफ कर दें, ये भी हाफ कर दें, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2 नीचे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को किल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट कैन नॉट सी बिकॉज। 14, चलें एक्सप्लेन कर देना जरूरी होता है। हम कॉर्नर्स के थ्रू जो भी वेव हम तक पहुंचती है वो डायफ्रैक्शन की बेस पे पहुंचती है, और लाइट डायफ्रैक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसको किसी चीज को देख नहीं सकते कॉर्नर से। क्वेश्चन नंबर 14, 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है, आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। द सेकंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर एक्स कोइंसाइड विद द थर्ड ऑर्डर, डी साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी एक्स के लिए है जनाब सेकंड और y के लिए है थर्ड। सो 2 लैम्डा x ओवर 3 लैम्डा y इज इक्वल टू 1, क्योंकि डी साइन थीटा से कट जाएगा। लैम्डा x ओवर लैम्डा y इज इक्वल टू 3/2। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15,
मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, ओके। नॉर्मली ऑन अ प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द सेकंड ऑर्डर m is equal to 2 and angle is 30 degree. What is the number of lines per millimeter? नंबर ऑफ लाइन्स यानी n चाहिए, ओके, और l इज गिवन 1 मिलीमीटर। चलें जी, सॉल्व करते हैं। d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा l बाय n साइन थीटा m लैम्डा। क्या चाहिए आपको? n जो चाहिए एक साइड पे कर लो, l साइन थीटा m लैम्डा। नाउ पुट वैल्यूज 1 मिलीमीटर 10 रेज़्ड पर -3, साइन 30 है हाफ, m इज 2 एंड लैम्डा इज 5 इंटू 10 रेज़्ड पर -7। n फाइंड आउट करेंगे हम, जल्दी से सॉल्व कर लें। नीचे आएगा जनाब 5, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो बनेगा 20, 1/20 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 प्लस 7, ठीक है। तो जनाब ये बनेगा 0.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर +3, तो 5000 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 16, इन द इक्वेशन d sin theta इज इक्वल टू m लैम्डा फॉर द लाइंस ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, m इज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। और अगर ये फार्मूला मैं लिख के आपसे कह दूं कि ये है सिंगल स्लिट, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिस इज ऑर्डर ऑफ मिनिमम। सो रिमेंबर d sin theta इज इक्वल टू m लैम्डा, d sin theta इज इक्वल टू m लैम्डा, ये फार्मूला है फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर सिंगल स्लिट, लेकिन दोनों में एक फर्क है, वो आपके सामने मैंने रख दिया। क्वेश्चन नंबर 17, अक्रॉस एन ऑब्स्टेकल इट बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल, दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग डेफिनेशन है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 18, टू ऑब्टेन ग्रेटर अब वेवलेंथ आप बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास है लाइट और आप लाइट को चेंज नहीं कर सकते, वेवलेंथ नहीं चेंज कर सकते, स्लिट कम करते जाओ। वो जो स्लिट जहां से लाइट डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती थी, या तो वहां से साउंड डायफ्रैक्ट करवा दो, वो तो था वेवलेंथ बढ़ा दी। लेकिन अगर आपके इख्तियार में ही ना हो, आप वेवलेंथ नहीं चेंज कर सकते, तो स्लिट सेपरेशन को कम करते जाओ। ऑफ कोर्स वेवलेंथ जब वो स्लिट सेपरेशन वेवलेंथ के बराबर आ जाएगी या वेवलेंथ से स्मॉलर हो जाएगी, डायफ्रैक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन लाइट, इफ द ग्रीन लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, ये याद रखना आपने, इस तरफ को जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी रोएगी बीवी। ऐसे ही याद रखना होता पाकिस्तानियों ने, और किस तरह से याद करना है। सो रोएगी बीवी में आप देखिए जरा, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ फिर होगी शॉर्टर, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में आप ग्रीन लाइट की बजाय वायलेट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, वेवलेंथ को कम किया जा रहा है, डायफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरो एंड क्राउडेड टुगेदर, डायफ्रैक्शन फिनोमिना लेस ऑब्जर्वेबल होगा और नैरो हो जाएंगे, ठीक हो गया। वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, वेवलेंथ कम करेंगे तो डायफ्रैक्शन कम होगी तो नैरो हो जाएंगे। गॉट इट। 20,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। अगर आप एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं और आप वाटर टू एयर, जब वाटर से एयर में जाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि कम होगा? डिक्रीज्ड। मैंने आपसे कहा था कि डेल्टा वाई प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर एन। डेल्टा वाई इनवर्स है एन के। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम डेल्टा वाई। लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो डेल्टा वाई बढ़ेगा। डेल्टा वाई क्या होता है? फ्रिंज विड्थ। 21 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, फ्रीक्वेंसी इज दिस, एंड लैम्डा इज इक्वल 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5। 3 से कट गया, फ्रीक्वेंसी आएगी 10 रेज टू पावर, यहाँ मैंने -5 लिखना था, ठीक हो गया। ये -5 जब इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे तो +5 हो जाएगा। आंसर इंशाल्लाह ताला डेल्टा आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये इस तरफ आपको पता है यहां तक एक वेवलेंथ है, ठीक है। यहां 0, यहां 1 और यहां 2, यहां 3 और यहां पर 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पूरी वेव एक वेवलेंथ होती है। आपको लैम्डा गिवन, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ है 250 और लैम्डा है 4 सेंटीमीटर। 1 0 उड़ा दिया इसके साथ, बाकी क्या बचा? 100/10, तो आंसर इज 10। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, तो एक वेवलेंथ का डिस्टेंस एक वेवलेंथ होती है, एक पूरी वेव का डिस्टेंस एक वेवलेंथ होती है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉल्व किया है मुश्किलात से? ये है एंट्री टेस्ट की टेक्निक, और पता नहीं आप में से किस ने टेक्निकली इसको फौरन एक्सेप्ट कर लिया होगा कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व करना है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ये दी हुई है लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी D इज इक्वल टू L/N, ठीक है। जनाब हमें क्या फाइंड आउट करना है? D तो आएगा 1 सेंटीमीटर, 10 रेज़्ड टू पावर -2 और N है 4000, ठीक है। इस तरीके से आपने N फाइंड किया होगा। फिर आपने फ्रीक्वेंसी ये लिख दी, ठीक है ना, 3 इंटू 10 रेज़्ड पर 15। ईमानदारी से बताएं किस किस ने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर वो स्टूडेंट्स भी बताएं जिन स्टूडेंट्स ने टेक्निकली सोचा है कि यार इसका कोई रोल नहीं है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8, फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15। लैम्डा फाइंड करना है, 3 से कट गया, ये 15 इधर जाके माइनस का आ जाएगा तो 10 रेज़्ड टू पावर -7, ठीक हो गया। तो आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब आप सोचेंगे सर जो वैल्यूज दी हुई हैं, याद रखिए UHS में ये इससे पहले एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे सवाल आए हैं जिसमें गिवन डाटा को, सारे डाटा को जरूरी नहीं होता यूज करना, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बेसिक फार्मूला है 24। अब मोनोक्रोमैटिक प्लेन जिसकी स्पीड c है और वेवलेंथ लैम्डा है, एक वेव फ्रंट के दरमियान के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा। 1 लैम्डा और यहां तक 2 और यहां तक 3 लैम्डा। S है 3 लैम्डा, C है स्पीड, तो टाइम हो गया S/C, 3 लैम्डा ओवर C ढूंढ लो।
यानी यहां से ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये यहां तक जाने का कितना टाइम लगाएगा। 25 लाइन नॉर्मल टू द प्लेन या लाइन नॉर्मल टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे किरण। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस देन द रेज कमिंग आउट ऑफ द लेंस विल प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आप लेबोरेटरी में प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे लाइट सोर्स रखेंगे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट्स, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। ठीक हो गया। 27 पोजीशन ऑफ mth डार्क कैन बी रिटन एज, ठीक है, पोजीशन ऑफ mth डार्क L लैम्डा ओवर D। ठीक है, इसके साथ आप क्या लिखते थे, 2m m प्लस 1/2, ये लिखा जाता था m प्लस 1/2। आप इसका एलसीएम ले लो, 2m प्लस 1। परेशान नहीं होना आपने, आप सोच रहे होंगे हमने तो ये पढ़ा था सर जी, ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया, तो कैसे आ गया पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 28 स्लिट इज कवर्ड विद रेड एंड अदर विद ब्लू फिल्टर। ये बात आपकी एफएससी की बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है और हमने अपने लेक्चर में ये बात पढ़ाई भी थी। द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, होगी नहीं, एक को आपने कवर कर दिया तो सिंगल सोर्स से लाइट निकलेगी तो मिलेंगी कैसे दो, जब दो मिलेंगी नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। 29 YDSC की बात हो रही है, 0.5 mm, व्हाट इज दिस, डेल्टा बाय। इफ द होल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो नया क्या आएगा, 0.4 ओवर 4/3, 0.4 इंटू 3/4। ठीक हो गया। योर आंसर विल बी, ये पॉइंट खत्म करेंगे तो आ जाएगा 12 ओवर 40, क्योंकि नीचे जीरो आ जाना है, ठीक है ना। तो 12 ओवर 40, इस जीरो को कर लो 12 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक हो गया, मिलीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है क्वेश्चन 29 ही थे, एक क्वेश्चन शायद स्किप हो गया। जमान साहब ने मुझे बताया कि एक क्वेश्चन जो था वो शायद स्किप हुआ, ठीक है ना। तो ये है इसकी डिस्कशन। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके अगर तमाम के तमाम आंसर्स बिल्कुल ठीक थे तो। अल्लाह हाफिज़।